जब मैं 14 साल का हुआ तो पता चला कि मेरी माँ धंधे का अड्डा चलाती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ पर बाप का भी पता नहीं था। माँ मुझे बाहर बैठा देती थी और मैं दलाल बन गया। एक दिन एक बुढ़ा ग्राहक आया और 5 लाख देकर मेरी सगी माँ के साथ अंदर चला गया। और फिर जब मेरी माँ को इस दुनिया में एक औरत पर सबसे बड़ा जुल्म यही है कि उसे उसकी मर्जी के बगैर एक ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें रोज उसकी इज्जत नीलाम हो। यानी कि एक औरत के साथ सबसे बड़ा किया जाने वाला सलूक शायद यही होता है जहां पर उसे एक बाजार में बैठा दिया जाता है और हर आने जाने वाले की उस पर नज़र होती है और कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बदले में उसे पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इज्जत के बदले में पैसों का सौदा बहुत ही ज़्यादा घटिया सौदा है। यह कोई भी समझ सकता है। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता, यह सब भी मजबूरी में ही किया जाता है। और इसी तरह एक मर्द पर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सम्मान पर बार बार चोट की जाए और उसका सम्मान, उसकी इज्जत उसे छीन ली जाए। और मेरे साथ भी यही मामला था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे आसपास बहुत सारी औरतें नज़र आती थी, जिसमें कुछ मेरी बहनें थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा था, वह इस दुनिया में था ही नहीं। इस घर में मेरे अलावा और कोई लड़का नहीं था, पर लड़कियां बहुत सारी थी जिनको मैं अपनी बहनें ही समझता था। हम लोग इसी तरह बड़े हो गए। जब मैं 14 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि जिस जगह को मैं अपना घर समझता था, दरअसल वह घर नहीं है। मेरी बहनें और मेरी माँ जिस जगह पर रहती थी वह एक कोठा था, और अफसोस तो यह था कि उस कोठी की मालकिन मेरी माँ थी। मैं समझता था कि यहाँ पर औरतें रहती है, मर्द आते जाते हैं, यहाँ पर कोई कारोबार होता है, कोई काम होता है। पर मुझे जब पता चला कि यहाँ क्या काम होता है तो मैं हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता यह बात मुझे समझ आ गई, और मुझे यह भी पता था कि यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे यही सब कुछ करना है। जब तवायफ़ों के घर में बेटियाँ पैदा होती है तो वह खुश हो जाते हैं कि चलो पैसे कमाने की एक और मशीन पैदा हो गई है। लेकिन जब किसी तवायफ़ खाने में कोई लड़का पैदा होता है तो वह एक गाली बनकर रह जाता है, जिसको दलाल कहते हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ दलाल बनकर रह गया था। मेरी अपनी भी बहनें थी, लेकिन मेरी माँ ने उनको इस काम में नहीं डाला हुआ था। मेरी माँ तो इस काम में शायद मजबूरी में ही आई थी, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ की ससुराल वालों ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। माँ बेटियों समेत उनको सड़क पर फेंक दिया, और मैं तो यहीं पर पैदा हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। काश कि मैं दुनिया में आता ही नहीं, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मेरा सब कुछ लूट चुका था। अब मैं एक दलाल बन गया था और बाकी तवायफ़ की दलाली करने लगा। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में ना लाने की कस्में खाई थी। अपनी बेटियों के साथ यह जुल्म कौन बर्दाश्त करता है भला? इसलिए उन्होंने उनको बस पढ़ाई लिखाई करने के लिए ही छोड़ा हुआ था और कहा था कि वह बस शिक्षा हासिल करे और परमात्मा में ध्यान लगाए। मैं यह काम अभी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अभी वह बहुत ज़्यादा मजबूर है। जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि वह यह काम छोड़ क्यों नहीं देता, इसमें क्या मसला है। लेकिन काम छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। काम छोड़ते तो कहाँ जाते, खाते कहाँ से, और हमारा तो घर भी अपना नहीं था। यह इमारत भी किराए पर ली हुई थी, और यहाँ पर जो इतनी सारी औरतें थीं उनका क्या होता? उनको सड़क पर फेंक देते तो फिर उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता। यहाँ पर तो पैसे मिल रहे थे, सड़क पर तो मुफ्त में होता। और फिर मेरी जवान बहनें थी, उनको लेकर माँ कहाँ जाती? अब तो माँ के नाम के साथ यह कालिख लग चुकी थी। अब तो यह दाग धुलने वाली नहीं थी। मेरी माँ की जिद थी कि मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और चुपके से ही उनकी सादगी के साथ शादी कर दूंगी, ताकि वह अपने घर की हो जाए और किसी को कभी पता ही ना चल सके कि हम लोग क्या काम करते थे। ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरह की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो, ना उनको कुछ देना पड़ता है, न लड़कियां कुछ लेकर आती है। बस उनको घर में काम करने के लिए और बड़े बूढ़े को संभालने के लिए, घर में रहने के लिए एक औरत मिल जाती है। एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो मेरे हाथ लगने से एक आदमी का सामान जमीन पर गिर गया। तो उसने मुझे गुस्से से कहा कि तू देखकर नहीं चल सकता। उसने मुझे मराठी में गाली दी और मुझे दलाल कहा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया।
जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पर जख्म के निशान देखे और कहा कि क्यों किसी से झगड़ा करके आया है। मैंने कहा कि झगड़ू नहीं तो और क्या करूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं खुद एक चलती फिरती गाली हूं। काश कि आपने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता, इस नर्क में पैदा ना होता। माँ ने कहा कि नर्क में सिर्फ तू ही है क्या, हम सब भी तो इसी नर्क में रह रहे हैं। मैंने कहा पर मेरी जिंदगी आपसे ज़्यादा बुरी है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या कसूर कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। काश कि हम लोग इज्जत से किसी एक ही घर में रहते, मेरे पापा का हाथ मेरे सर पर होता तो यह सब कुछ नहीं होता। वह कहते हैं ना कि इंसान जो होता है अगर उसे उसी नाम से पुकारा जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है। तवायफ को तवायफ कहते हैं तो वह बुरा मान जाती है, चोर को चोर कहने से वह बहुत बुरा मानता है। उसी तरह जब मुझे दलाल कहा गया तो मैं भी बुरा मान गया था, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन असल में मैं दलाल ही तो था। एक दिन हमारे कोठे पर एक मासूम सी लड़की को लाया गया जिसकी उम्र कम थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तब पता चला जब मुझे कमरे से आवाज़ आई। वह एक ऐसा कमरा था जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उसकी छत एक तरफ से टूटी हुई थी। उस कमरे से आवाज़ आ रही थी, जैसे वहाँ पर कोई लड़की मौजूद रो रही है, मदद के लिए बुला रही है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा, मेरी माँ कहने लगी कि इस दरवाजे को खोलकर तू क्या करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस लड़की को यहाँ पर बंद किया है। मैंने कहा कि लड़की को बंद क्यों किया है, यहाँ पर तो वह औरतें काम करती है जो अपनी मर्जी से यह काम करना चाहती है, हमने कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की है। मेरी माँ ने कहा कि अब ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो औरतें यहाँ पर काम करती है वह सारी बूढ़ी और मोटी हो गई है। ऐसे काम में औरत मोटी हो जाती है तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तुझे नहीं पता आजकल ज़माना किस तरफ जा रहा है, लोगों को कम उम्र लड़कियां अच्छी लगती है, इसलिए इसको लेकर आई हूँ। मैंने कहा कि जिस तरह से यह चिल्ला रही है, मुझे नहीं लगता है कि अपनी मर्जी से आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसके माँ बाप की मर्जी थी, हमने इसकी मोटी कीमत चुकाई है, अब यह यहीं पर रहेगी और काम करेगी। जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं वह 1-2 महीने में पूरे हो जाएंगे, इसके बाद सारी ज़िंदगी यह हमें प्रॉफिट देगी। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रहा था। मैंने कहा कि माँ, अगर इंसान मजबूरी में कोई बड़ा काम कर रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह नीचता की सारी हदें पार कर जाए। आपने किसी की बेटी को खरीद लिया है, आपकी अपनी भी 5 बेटियां हैं। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया तो, तेरी भी तो वह बहनें हैं, तुझे शर्म नहीं आती उनका नाम लेते हुए और मुझे उनका नाम लेकर डराते हुए। भगवान ना करे कभी उनके साथ यह सब कुछ हो, और वैसे भी इनके माँ बाप ने खुद इसे बेचा है, हम जाकर इसको अगवा करके नहीं लाए हैं, हमने इसे खरीदा है, इसकी कीमत चुकाई है, और कारोबार तो इसी तरह होता है। और तुझसे तो मुझे वैसे भी बात करनी थी, इस कमरे में जाने की तू कोशिश ना करना, ना ही इसकी मदद करने की कोशिश करना। मुझे पता है कि तेरे दिल के अंदर बड़ी इंसानियत बची हुई है जो कि अभी तक निकल जानी चाहिए थी। अब तुझे एक काम करना है कि सबको बताना है कि हमारे कोठे पर नया माल जवान लड़की आई है, बिल्कुल कम उम्र कमसीन है, ताकि इसके लिए ग्राहक आ सके और इसके मुँह मांगे पैसे मिल सके। इसकी 1-2 तस्वीरें मैं तुझे दे दूंगी, वह भी उनको दिखा देना। अच्छे अच्छे ग्राहक लेकर आना और जितनी मर्जी लेकर आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी माँ पर हैरान रह गया और खामोश हो गया। मैं उस लड़की को खाना देने के बहाने अंदर गया तो उसने मुझसे कहा कि मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि मेरी जान चली जाए। मैंने कहा कि खाना खा लो नहीं तो मर जाओगी। उसने कहा कि मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा गला दबा दो ताकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, नहीं तो यही सब कुछ होता रहेगा। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों उसके लिए ग्राहक लाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। माँ को मैंने कहा कि 1-2 दिन हो गए हैं लेकिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लगता है तू अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। जवान लड़की के लिए ग्राहक क्यों नहीं मिलेगा, तुझे तो मैं इसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी दी थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वह तस्वीरें कहाँ है, शायद मैंने किसी कमीज में रखी थी और कपड़ों के साथ धुल गई होगी। उन्होंने कहा कि बहाना मत बनाओ, जब बाकी औरतों के लिए लेकर आता है तो इसके लिए क्या हो गया है, कहीं तूने इसको बहन तो नहीं बना लिया है। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी औरतें अपनी मर्जी से यह सब काम करती है
और यह नहीं करना चाहती है। हमें इसका श्राप लगेगा, ये कोठा खत्म हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कभी कोठी भी खत्म हुई है क्या? बुराई कभी खत्म नहीं होती है। इतना कहकर वहाँ से चली गई और उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। मैं इस बात पर खुश था कि चलो यह पाप मेरे सर तो नहीं आएगा। वैसे मेरे सर पहले ही बहुत से पाप थे। मैं और पाप नहीं लेना चाहता था। मेरी माँ कहती थी कि हमारे कोठे को नज़र लग गई है, क्योंकि अब हमारे कोठे पर बहुत कम ग्राहक आते थे। माँ ने मुझसे कहा कि पता कर कि सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। बात यह थी कि हमारी ही गली में एक बहुत बड़ा कोठा बन गया था। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह की सेटिंग की थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। एसी वाले कमरे बनाए थे। हमारे पास क्या था? वह इमारत तो बिल्कुल ही पुरानी टूटी फूटी सी हो गई थी। किसी ने इस पर पैसा नहीं लगाया था। इस कोठे से बदबू आती थी। यहाँ पर तो खड़े होने का भी दिल नहीं करता था, इसलिए सारे ग्राहक वहाँ जा रहे थे। मेरी माँ की दुकानदारी बंद हो रही थी और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा कि हमारे कोठे पर काम करने वाली लड़कियों को भी उन लोगों ने ऑफ़र देना शुरू कर दिया था कि आप हमारे यहाँ काम करें तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तवायफ के दिमाग तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। जहाँ उनको 4 पैसे ज़्यादा मिले, वह वहाँ क्यों नहीं जाती? आखिर इतना सब कुछ लुटा कर बदले में पैसे भी कम मिले तो क्या फ़ायदा? अब हमारे कोठे पर कुछ तवायफ बची थी, बहुत बड़ी उम्र की और मोटी हो गई थी। उनको भी वहाँ पर दूसरे कामों के लिए रख रहे थे और इसमें भी उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे। हमारे यहाँ से लड़कियाँ वहाँ जाने लगी। अब हमारे पास बस वह एक कम उम्र लड़की ही रह गई थी और कुछ बूढ़ी तवायफ थी, लेकिन वह इस काम के लिए सही नहीं थी। वह बस यहाँ का काम किया करती थी। मेरी माँ ने कहा कि लगता है किसी की नज़र लग गई है। मेरी माँ बड़ी ही अजीब थी। ऐसे काम को भला किसकी नज़र लगेगी? कौन यह चाहेगा कि वह ऐसा काम करे? असल बात तो यही थी कि मेरे मोहल्ले में नया कोठा बनने से उसके मालिक तो दिन ब दिन तरक्की ही करते जा रहे थे। नई नई चीज़ लेकर आ रहे थे, नए नए फर्नीचर, नई नई सजावट। और उन्होंने दलाली करने के लिए जिन लोगों को रखा था, वह शक्ल से बिल्कुल भी दलाल नहीं लगते थे, बल्कि बड़े अच्छे सूट बूट में रहते थे और बड़े बड़े कद के लोग थे। मेन सड़क पर निकलते, जो कि बहुत बिजी होती, जहाँ पर अमीर अमीर लोग आते थे, वहाँ पर जाकर डीलिंग किया करते थे। वह लोग बड़ी ही चालाकी से इस कारोबार को चला रहे थे और हमारे यहाँ सारे तरीके ही पुराने थे, इसलिए हमारा भट्ठा बैठ गया था और मेरी माँ के पास अब खाने को भी कुछ नहीं था। वह इमारत तो अपना किराया भी नहीं निकाल रही थी। मेरी माँ भी मुझसे कहने लगी कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मनहूसियत डाली थी। मैंने कहा कि ऐसी जगह पर मैं क्या मनहूसियत डालूंगा? यहाँ पर तो पहले ही मनहूसियत फैली है। दिन ब दिन हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। मेरी बहनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह कहते हैं कि जो जितना ऊपर जाता है वह उतना ही नीचे ज़रूर आता है। शायद मेरी माँ का उल्टा समय शुरू हो गया था। मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने एक दिन माँ को कहा कि आप यह सब कुछ छोड़ दें। मैं हूँ ना, मैं मेहनत मजदूरी करूँगा। हम कोई छोटा सा घर लेंगे, वहाँ पर इज्जत से रहेंगे, बहनों की शादियाँ करेंगे। हम चाहे तो इस ज़िंदगी से निकल सकते हैं। हम इस ज़िंदगी में मजबूरी में आए थे, तो एक मजबूरी ही हमें यहाँ से निकाल सकती है। मेरी माँ ने कहा कि चुप करो, ऐसी बात भी ना करना। मैं जहाँ जाऊँगी लोग मुझे पहचान जाएंगे और तू क्या समझता है तुझे रोज़ रोज़ मजदूरी मिलेगी? तेरी मजदूरी से सिर्फ दाल रोटी मिलेगी। ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं गुजारनी है। जब यहाँ पर अच्छे हालात थे तो दाल रोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनते थे, लेकिन अब वह सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और मेरी माँ बेहद परेशान थी। और फिर एक और बुरी खबर हम पर कयामत बनकर टूटी कि वह नई लड़की जिसको लेकर आए थे, जो कम उम्र थी, वह इस दुनिया से चली गई। एक दिन मैंने कमरा खोला तो वह बेहोश पड़ी थी। हमने डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उसको पहले से ही कोई बीमारी थी। जब आखिरी दफ़ा मैंने उसको देखा तो ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने कहा यह हमारी आखिरी उम्मीद थी, वह भी ख़त्म हो गई है। अब हमें बाहर जाकर लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी और तुझे यह काम करना पड़ेगा। मैं जाता था लेकिन किसी भी लड़कियों की तलाश नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था।
एक दिन तो एक औरत ने खुद मुझसे बात की कि वह काम करना चाहती है। मैंने उससे कहा कि बहन, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो भीख मांग लो, लेकिन इस काम में मत पड़ो। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो खुद यही काम करते हो और हमें सीख दे रहे हो। मैं उनसे कहा कि बस सीख दे रहा हूँ, नहीं तो ज़िंदगी ऐसा सबक सिखाएगी कि चार चांद नज़र आ जाएंगे। मैं माँ के पास वापस आता तो यही कहता था कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रही है। माँ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर वह मेरी माँ थी और माँ तो औलाद की नज़र तक पहचान जाती है। मेरी माँ ने इस काम के लिए दूसरे इंसान को रख लिया। मैंने उसे कहा कि अगर उसने यह काम किया तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसको भी डरा धमका दिया और वह भी यह काम छोड़कर भाग गया। उसको काम की कमी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे ही अपना दुश्मन समझ लिया। उसने कहा कि अब मैं अपने हालात खुद सुधार लूँगी, तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। तू तो गद्दार निकला, तूने हमारे साथ गद्दारी की है। मैंने कहा कि आपने कौन सी मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है जो आपके साथ अच्छा रहता। मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। मैंने एक आदमी से बात कर ली थी। यहाँ पर एक घर था जो बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। उसके मकान मालिक बहुत बूढ़े थे और वह उस घर में अकेले रहते थे। उन्होंने बहुत कम किराए में मुझे वह मकान देने का वादा कर लिया। मैंने अपनी बहनों से बात की। मैंने कहा कि देखो, जो मैं कहूँगा वह तुम लोगों को करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से छोटा सही, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम लोग मेरी बात मानोगी? उन्होंने कहा कि भाई, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े घर और अच्छे अच्छे खाने, हमें बस इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। हमें तो डर लगता है कि पता नहीं माँ का क्या अंजाम होगा। वह इस ज़िंदगी के बारे में सोचकर ही डर रही थी और वह ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। मेरी बहनें भी मेरे साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे और जहाँ कहोगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। एक दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं जैसी ज़िंदगी गुजारी थी मैं वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। अब क्या होगा? मेरी माँ के साथ भी बुरा हुआ था। मेरी माँ मजबूरी में यहाँ पर आई थी और इस वक्त जो उस कोठी की मालकिन थी, उसको मेरी माँ ने कहा था कि मेरी बेटियों की तरफ नज़र ना करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, और फिर उसकी जगह मेरी माँ ने ले ली थी। मेरी माँ की कहानी भी बड़ी अजीब थी और बड़ी दुख भरी थी। कहानी के दो पहलू होते हैं। दुनिया हमेशा वह देखती है जो वह देखना चाहती है। वह भी शायद अपनी जगह बहुत मजबूर थी। दोबारा से गरीबी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब उनको घर से निकाल दिया गया था तो उन्होंने 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा था। साथ साथ 5 बेटियां थीं। पति इस दुनिया में नहीं थे। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था और उनके माँ बाप जिंदा नहीं थे। वह भटकती रही, लोगों के घरों में काम करती रही, फिर मजबूरी में इधर आ गई। मेरी माँ उस वक्त मजबूर थी, पर अभी चाहती तो निकल सकती थी। एक दिन रात का वक्त था जब मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे माल चाहिए। मैंने कहा कि कोई माल नहीं है, कोठा बंद है। उसने कहा कि नहीं, मुझे पता चला है कि कोई है। मैं तुम्हें एक रात के 5 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मेरा मामला सेट कर दो। मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं तो भैया पैसे किस बात के दे रहे हो? उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं आया हूँ, बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि माल मौजूद है। उसने 5 लाख रुपए दे दिए तो मैंने भी फ़ौरन पकड़ लिए। मैंने कहा कि दे दो, पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, पहले ही समझा रहा हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं। बस वह कोठे में चला गया। मुझे पता था कि वहाँ कोई है ही नहीं। मैंने सोचा कि जाकर वापस आ जाएगा और जाहिर है आकर मुझे अपने पैसे भी मांगेगा तो मैं उसके पैसे उसको वापस दे दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो एक खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी कि 5 लाख रुपए उसने जिस औरत के लिए दिए थे वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो दोबारा से इस तरफ आ गई थी और वह काम करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आज मेरी गैरत जाग गई। मैंने कहा कि माँ, इतना भी क्या जुनून कि आप इस हद तक गिर जाओगी? आपको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब आप यहाँ पर यही सब करें और मैं अपनी बहनों को लेकर जा रहा हूँ। मैंने घर किराए पर ले लिया है। मेहनत मजदूरी कर लूँगा, लेकिन अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज आप इस तरफ वापस आई हैं, कल को मेरी बहनों को भी नीलाम कर दोगी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। मैंने यह सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो किया है। देखो, 5 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने उन पैसों पर लात मार दी और कहा
कि यह अपने पास ही रखो। मैंने अपनी बहनों को इशारा किया। वह सर झुकाकर मेरे साथ चल पड़ी। वह भी इस जिंदगी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर नहीं जाओ। मैं तो यह सब कुछ तुम सब के लिए ही कर रही हूँ। हमने कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हम वहाँ से आ गए और उस छोटे से घर में अपनी बहनों के साथ वहाँ रहने लगे। वह घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी वापस आ गई, क्योंकि मकान मालिक को किराया न मिलने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया था। हमारी माँ थी, उन्हें हम सड़क पर तो नहीं फेंक सकते थे। हमने उनको अपने घर में रख लिया और उन्होंने कहा कि वह कभी भी पिछली बातों को याद नहीं करेंगी और हमारी माँ बनकर हमारे घर में रहेंगी और अच्छे तरीके से रहेंगी। हमने उस ज़िंदगी को भुला दिया और हम सब एक साथ रहने लगे। ऊपर वाले का शुक्र है कि जैसे भी हो हम उस गंदगी से बाहर निकल आए, वरना तो लोग वहीं पर मर जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं और यह सब इसी तरह चलता रहता है। और हम निकल आए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब बस हमें परमात्मा इस सही रास्ते से ना भटकाए। अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब अपने आप को बहुत बेहतर इंसान समझता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।